समय बदलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों पर हमें पूरा भरोसा होता है और जो हमें खास कहते हैं, वही समय आने पर हमें संदिग्ध बना देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया और जमाने की ठोकरों पर छोड़ दिया। मेरा नाम राधा है। मेरा संबंध राजस्थान के सदाबहार और शानदार शहर जयपुर से है, जिसे लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हमारे पैतृक घर की दीवारों में राजपूताना की परंपराएं रची बसी थीं। ये वही घर था जहां मेरे दादाजी का कड़ा अनुशासन और दादी जी का अपार स्नेह साथ साथ चलता था। हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी। हमारे माता पिता संजीव कुमार और सरोजा के विवाह के लगभग 12 लंबे साल बाद हमें संतान का सुख मिला था। वे 12 साल जो मन्नतों, मंदिरों और निराशाओं में गुजरे थे, इसलिए हमारा जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद इसीलिए हम बहनें पूरे परिवार की लाडली थीं। एक नाजुक उपहार जिसे हर कोई हाथों में थामे रखना चाहता था। मेरे दादाजी के लिए तो हम जीने का सहारा थीं। उनकी सुबह शाम हमारी हंसी से रोशन होती थी। मेरे पिता संजीव कुमार हमेशा से अपनी माँ दादी जी के आज्ञाकारी बेटे रहे थे। वह परंपरा और नैतिक जिम्मेदारी के ऐसे मजबूत स्तंभ थे कि कभी उनके आदेश की अवहेलना का सोच भी नहीं सकते थे। यह गैर शर्त आज्ञाकारिता ही थी जो आगे चलकर उनकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान बनने वाली थी। सगाई का पक्का वादा और विक्रम का इनकार। एक पुरानी परंपरा का बोझ। हमारे परिवार में रिश्तों की मजबूती को धर्म का दर्जा दिया जाता था। मेरे दादाजी ने एक मजबूत पारिवारिक परंपरा के तहत मेरे ताऊ जी, बड़े पिताजी, जिनका नाम विक्रम था, की सगाई अपनी अनाथ भतीजी सुमन से बचपन में ही तय कर दी थी। यह वादा नहीं, बल्कि पारिवारिक सम्मान का सवाल था। लेकिन विक्रम ताऊ जी, जो अपनी जवानी और नए विचारों के साथ पुरानी जंजीरों को तोड़ना चाहते थे, इस विवाह के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। वह एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जो बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दादी जी ने, जो परिवार की परंपराओं को सबसे ज्यादा महत्व देती थीं, बहुत समझाया, मिन्नतें की, पर वह अपनी अभी विवाह न करने की जिद पर अड़े थे। ताऊ जी का यह इनकार परिवार में अशांति पैदा कर रहा था। तब दादाजी ने एक निर्णायक लहजे में कहा कि वह अपनी अनाथ भतीजी सुमन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जिसकी सगाई को बचपन से पारिवारिक प्रतिज्ञा का नाम दिया गया था। अनाथ की रक्षा उनके लिए धार्मिक कर्तव्य था। कारोबार का नुकसान, धोखा और पिता का बलिदान। उन दिनों मेरे पिता संजीव का दुबई में एक सफल कारोबार था और वहीं पर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। वह एक उदार और मेहनती व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया था। इसी दौरान जयपुर में खबर मिली कि विक्रम ताऊ जी को कारोबार में भारी नुकसान हुआ है और सब कुछ लुट गया है। यह खबर परिवार के आर्थिक और सामाजिक रुतबे के लिए एक बड़ा झटका थी। दादाजी ने मेरे पिता को तुरंत हिंदुस्तान वापस आने को कहा। हमें तुम्हारी जरूरत है। उनकी आवाज में बेबसी और आदेश दोनों शामिल थे। पिता कुछ दिन बाद जब जयपुर पहुंचे तो एक सदमे की खबर उनकी राह देख रही थी। एक अविश्वसनीय धोखा। विक्रम ताऊ जी ने कारोबार के नुकसान का सारा जीएचएम भुलाकर, या शायद जिम्मेदारियों से बचने के लिए, किसी और लड़की प्रिया, मेरी चाची से विवाह कर लिया था। यह एक ऐसा फैसला था जिसने दादाजी के पारिवारिक वादे और सुमन की तकदीर को हवा में लटका दिया था। दरअसल दादाजी ने झूठ बोलकर मेरे पिता को वापस बुलाया था। असल मकसद था कि वह परिवार की डूबती हुई इज्जत को बचाए। पिता से कहा गया कि वह सुमन से विवाह कर लें। पिता मजबूर थे। अपने पिता का अंतिम आदेश वह टाल नहीं सकते थे। उनके दिल में विद्रोह का एक क्षण भी नहीं आया। उन्होंने अपने दुबई के खूबसूरत भविष्य और व्यक्तिगत इच्छाओं को पीछे छोड़कर पारिवारिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, विवाह तो करना ही है, किसी से भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यह निराशा भरा तर्क एक महान बलिदान का इजहार था और यूं पिता ने अपने पिता का कहना मान लिया। सुमन, जो अब मेरी माँ सरोजा हैं, दिल में एक टूटे हुए रिश्ते का घम लिए दुल्हन बनकर इस घर में आईं। चाची का ईर्ष्या, प्रिया का डर और घर की राजनीति अब मेरी माँ सरोजा, जो अब घर की बड़ी बहू बन चुकी थीं, एक पढ़ी लिखी, सुलझे हुए आचरण और मजबूत चरित्र की महिला थीं। वह घर आईं तो तुरंत ही सबकी देखभाल और घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल लीं। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और जिम्मेदारी का एहसास उनके हर काम से जाहिर होता था। ये बात चाची प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाची बाहर के एक छोटे परिवार से आई थीं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थीं। उन्हें लगता था कि सरोजा ताई जी, मेरी माँ, ये साबित करना चाहती हैं कि घर उनका है क्योंकि वह परिवार से हैं, और मेरा, प्रिया का, इस घर पर कोई हक नहीं क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ। ये ईर्ष्या और असुरक्षा का डर जल्द ही जहरीली साजिश में बदल गया। चाची प्रिया विक्रम ताऊ जी से भी यही कहती कि हमारी कोई अहमियत नहीं, सब कुछ बड़े भाई और भाभी का है, हमें तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। ताऊ जी, जो दरअसल अपनी कुर्बानी से नजरें चुरा रहे थे,
एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। वह कहते, ये औरतों की राजनीति है, मुझे इससे दूर ही रखो। वह मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कर रहे थे। चाची ने अब सरोजा भाभी के चरित्र को निशाना बनाया और अधिक जहरीली बातें शुरू कर दी। तुम्हारी भाभी सरोजा तो तुम्हारे बड़े भाई की मंगेतर भी रही थी। तुम तो शुरू से ही उसके फैन थे, इसीलिए अब तुम्हें उससे हमदर्दी है और तुम्हें लगता है कि सारा कसूर मेरा है। तुम तो अब पछता रहे हो कि तुमने मुझ जैसी बाहर की लड़की से विवाह किया। यह बात विक्रम ताऊ जी के ज़मीर को ऐसी चुभन दे गई कि उनके सब्र का बांध टूट गया। ताऊ जी का थप्पड़ और दादी जी का कड़ा ताना, नफरत की नींव। यह सुनकर ताऊ जी ने गुस्से में आकर चाची को जोर से थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ सिर्फ चाची प्रिया के चेहरे पर नहीं लगा, बल्कि उनके खुद के हीन भावना को भी लगा। चाची ने सारा घर इकट्ठा कर लिया और मजलूम बनकर रोते हुए दादी जी से कहा, इस औरत ने अभी तक मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ा। आज भी इसी की वजह से मेरे पति ने मुझे मारा है। उन्होंने चालाकी से माँ सरोजा को अपने दुख की वजह बताया। दादी जी, जो परिवार की इज्जत को सबसे बड़ा विरासत समझती थीं, ने विक्रम ताऊ जी की तरफ देखा और बोली, अब करो बात। मैं कहती थी परिवार देखकर विवाह करना, नस्लें अपनी असलियत दिखा देती हैं। तुम कचरे पर गिर गए और आज देखो अपने ही कपड़े गंदे के खड़े हो। अगर किसी अच्छे परिवार की होती तो यह बात करने से पहले 100 बार सोचती। समझदार होती तो यह बात अपने कमरे तक रखती। समझदार पत्नियां अपने पतियों को सारे परिवार के सामने कटघरे में खड़ा नहीं करती। ताऊ जी, अपनी गलती पर शर्म से सिर झुका लिया, लेकिन मेरी चाची प्रिया ने उस दिन से नफरत को दिल में बिठा लिया। दादी जी का यह ताना उन्हें ऐसा लगा कि वह 7 पर्दों में भी इसे भूल न सकीं। इसके बाद वह ताऊ जी से कभी नहीं लड़ी, लेकिन दादी जी और बाकी घर वालों से दूर दूर रहने लगीं। एक बाहर वाली का किरदार अपना लिया, संतान का सुख और पिता का साया उठना। समय का पहिया घूमता गया। विक्रम ताऊ जी के घर संतान हुई, 2 बेटे, रोहन और सारम, और एक बेटी। उनका घर बच्चों की चहल पहल से भर गया। उधर मेरे पिता के विवाह को 10 साल हो गए थे और संतान नहीं थी। उन्होंने हर अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया और हर धार्मिक स्थान पर मन्नतें और पूजा पाठ करवाया। वह निस्संतानता के दुख में भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। फिर आखिरकार भगवान ने सुन ली और मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी पैदा हुई। परिवार की बरसों की मुराद। मेरी पैदाइश के वक्त तो खुशी का यह एहसास चरम को पहुंच गया। पूरे परिवार को बुलाकर धूमधाम से जश्न मनाया गया। माँ बताती हैं कि इस पर भी चाची प्रिया को सख्त आपत्ति थी कि उनके बेटों की पैदाइश पर तो किसी ने बधाई भी नहीं दी। उनके लिए यह अन्याय था। हालांकि उनके बेटों की पैदाइश से पहले परिवार माता पिता की संतान न होने के गेछयम में डूबा हुआ था। हम बहनें अभी स्कूल में थीं जब हमारी जिंदगी का सबसे कठिन दिन आया, जिसने हमारी बुनियादी खुशियां छीन लीं। मेरे पिता संजीव इस दुनिया से अचानक चल बसे। ये ऐसा सदमा था जिसने इस घर की नींवें हिला दी और घर के लोग हंसना भूल गए। माँ, जो इतने सालों बाद खुश हुई थीं, अब अकेली रह गईं। कारोबार पर ताऊ जी का कब्जा और वसीयत का झगड़ा। पिता की मृत्यु के बाद सारा कारोबार विक्रम ताऊ जी के हाथ में था। ये वही कारोबार था जिसमें पिता का 70% हिस्सा था और जो उन्होंने दुबई का करियर छोड़कर संभाला था। ताऊ जी, जिन्होंने अपना नुकसान देखा था, अब पिता के हिस्से को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वह हमारा हिस्सा हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर पहुंचा देते और साथ ही एक जहरीला ताना भी देते। आप लोगों की तो मौजें हैं, घर बैठे इतना पैसा आ रहा है, मैं तो बस संभालने वाला हूं। वह इस अन्याय को हजम नहीं कर सकते थे कि कारोबार में 70% हिस्सा मेरे पिता का था। यह ताना हमें हर माह यह एहसास दिलाता था कि हम उनके मोहताज हैं। दादी जी का निधन और घर की मालकिन की बदलाव। मेरे पिता की अचानक मृत्यु के दुख से दादी जी की कमर टूट गई। वह इस आज्ञाकारी बेटे के बिछड़ने को दिल पर लगा बैठी और बहुत बीमार रहने लगी। उनका अस्तित्व ही इस घर की आखिरी कड़ी था जो पिता और ताऊ जी के बीच शांति कायम रखती थी। एक सुबह जब उन्हें कमरे में नाश्ता देने गए तो पता चला कि उस शरीर में तो हलचल ही बाकी नहीं। इस घर से एक और शव उठा और संरक्षक का साया भी उठ गया। दादी जी के निधन के साथ ही एक बुरी खबर और थी। ताऊ जी विक्रम ने सारे परिवार के सामने बताया कि मरने से कुछ दिन पहले ही दादाजी ने यह घर उनके नाम कर दिया था। यह एक ऐसा कानूनी दांव था जिसने पिता की तमाम कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। अब चाची प्रिया का राज था। उनका इंतजार किया गया सपना पूरा हो चुका था। वह हर बात पर जोरदार लहजे में कहती, ये घर अब मेरा है। जिसने यहाँ रहना है उसे मेरे अनुसार ही रहना पड़ेगा। जिसे आपत्ति हो वह अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उनकी आंखों में जीत और बदले की चमक साफ नजर आती थी।
मेरी माँ ने हम बहनों को समझदारी से समझाया कि चाची से बहस नहीं करनी और न ही उलझना है। वह जवान होती बेटियों को साथ लेकर अलग घर में रहने के खतरनाक हालात और रोज की डकैतियों से बहुत डरती थी। वह कहती, यहाँ अपने तो हैं और अपने मारे भी तो धूप में नहीं फेंकते। पर मैं सोचती, मरने वाले को क्या पता उसे किसी ने धूप में रखा हो या छांव में, जब उसे रोज अपमान मिलता हो। कजिन्स का घमंडी रवैया और मीनाक्षी का रिश्ता। मेरी बहन मीनाक्षी ने कॉलेज में अच्छे नंबर लिए। यह हमारी तीनों की मेहनत का नतीजा था। वह मिठाई लेकर चाची के घर गई, जहां हमारे कजिन रोहन और सारम भी थे। वह भी अपने माता पिता की तरह घमंडी ही थे। रोहन की नौकरी लगने के बाद वह घर पर कम ही होता। हम शुक्र करते कि चलो एक शैतान तो कम हुआ। सारम भाई हर वक्त अपनी माँ की तरह हमारे लिए शिक्षक ही बने रहते, हर वक्त रोक टोक और ताने। हमारी माँ हमें सब्र की तलकीन करती, ऐसा नहीं कहते, वह तुम्हारे कजिन हैं, भाई हैं, तुम उनकी इज्जत किया करो तो वह भी तुम लोगों से स्नेह का व्यवहार करेंगे। उनका कसूर नहीं। उनकी माँ ने उन्हें बताया है कि उनकी ताई ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। जैसे ही उन्हें असलियत पता चलेगी, देखना वह हमारे साथ अच्छे हो जाएंगे। पर हम यही गलत समझे कि वक्त के साथ कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। रोका की दस्तक और चाची का ईर्ष्या की आग में जलना। उन दिनों चाची प्रिया अपने बड़े बेटे रोहन के लिए अपनी मर्जी की लड़की ढूंढ रही थी। रोज ही कहीं निकल जाती और शाम को परिवारों की बुराई करते हुए लड़ती। मेरी माँ और मैं सारा घर संभालती, सब काम करती, पर फिर भी वह खुश न होती। उस दिन भी वह किसी लड़की को देखकर आई थी और देवदूतों जैसी तारीफें कर रही थी। चाची बहुत खुश थीं कि जैसी बहू उन्होंने सोची थी वैसी ही मिली। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और सबसे बढ़कर नर्स, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनती। चाची के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। कुछ दिन बाद लड़की वाले भी आए, जिनका नाम था रोका। उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर था। रिश्ता धूमधाम से तय हो गया और घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। चाची ने खजानों के मुंह खोल दिए, पैसा पानी की तरह बहा रही थीं, ताकि यह साबित कर सकें कि घर में उनकी ही चलती है। धूमधाम से विवाह हुआ और रोका दुल्हन बनकर घर आ गई। रोका खूबसूरत लेकिन बहुत तेज तर्रार, होशियार और हुक्म चलाने वाली स्वभाव की लड़की थी। उसने विवाह के 1 हफ्ते बाद ही पति को मुट्ठी में कर लिया। वहीं रोहन, जो चाची से पूछकर हर काम करता था, अब चाची को पूछता भी नहीं। चाची अब रोने धोने लगीं। उन्हें वहीं बाहर वाली होने का ताना याद आया। कभी ताऊजी से कहती, कभी सारम से, मैंने उस दिन के लिए इसके विवाह के ख्वाब देखे थे और विवाह होते ही यह पत्नी का गुलाम बन गया। उन्हें लगा समय अपना आप दोहरा रहा है। दादी जी भी तो ऐसे ही बेबस थीं, लेकिन चाची ने आते ही उनसे हर खुशी छीन ली थी। अब समय अपना आप दोहरा रहा था और चाची से यह कर्मों का फल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बहन मीनाक्षी और मैं अब कॉलेज में थे। एक दिन कॉलेज से वापसी पर पता चला कि मेरी बहन का रिश्ता आया है। लड़का अच्छी पोस्ट पर था। मीनाक्षी यह सुनकर परेशान हुई और माँ से कहा, मुझे अभी विवाह नहीं करना। माँ ने बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के बोझ तले समझाया, बेटी, तुम लोगों के पिता सिर पर नहीं हैं और भाई अभी छोटे हैं। मुझे अपने फर्ज अदा करने दो। पढ़ाई तुम विवाह के बाद भी जारी रख सकती हो। बहुत सी लड़कियां करती हैं। लड़के के पिता बीमार रहते थे और एक ही बेटा था। वह चाहते थे कि विवाह जल्दी हो ताकि वह अपने बेटे की खुशी देख सकें। इसीलिए उन्होंने विवाह की जल्दी मचा रखी थी। मीनाक्षी रोती और कहती कि सब इतनी जल्दी में नहीं होना था। मेरी बहन का विवाह हो गया और वह विदाई होकर अपने घर की हो गई। वह बहुत प्यारी दुल्हन लग रही थी। उसका पति भी बहुत प्यारा और बावकार व्यक्ति था, लेकिन रिश्ता जल्दबाजी और माँ की मजबूरियों में तय हुआ था। अजीब मोड़, चाची का बदलता रवैया और सारम का रिश्ता। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मैं अब घर पर ही थी। खर्चा नहीं था, सो मैं सारा दिन अपनी माँ का हाथ बटाती। चाची प्रिया अब अपने कमरे तक सीमित हो गई थी। उनकी बहू रोका अपना और अपने पति का खाना भी कमरे में ले जाती। घर की फिजा अजीब व गरीब और गमगीन सी थी। चाची प्रिया की तन्हाई और गम स्पष्ट था। एक दिन ताऊजी ने चाची से रोका की तरफ से मिलने वाली बेइज्जती के बारे में कुछ कहा। चाची मेरी माँ के पास आईं और किसी अहम मामले पर बात करके चली गईं। मैंने अपनी माँ को देखा, जो परेशान थीं, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिन बाद मेरी चाची खुश और खुर्रम नजर आने लगीं।
वह 2 दिन लगातार शॉपिंग करने जाती और मेरी माँ को भी बड़े प्यार से साथ ले जाती। मैं हैरान थी कि चाची अचानक बदल कैसे गईं। उस दिन वह शॉपिंग से वापस आईं और मुझे आवाज दी। वह कपड़े और बाकी चीजें दिखाने लगीं और पूछा, अगर कोई चीज पसंद नहीं आई तो बता दो, हम बदलवा देंगे। मैं चाची के इस अप्रत्याशित स्नेह भरे रवैये पर हैरान थी। रात को मैंने अपनी माँ से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैंने एक फैसला किया है और उम्मीद है तुम मेरी बात की लाज रखोगी। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। माँ ने बताया कि उस दिन तुम्हारी चाची ने तुम्हारा रिश्ता रोहन के छोटे भाई सारम के लिए मांगा था। जानती हूँ वह तुमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन बेटा वह एक पढ़ा लिखा बच्चा है और अच्छी पोस्ट पर है। और दूसरी बड़ी बात कि तुम इसी घर में रहोगी। यह रिश्ता चाची प्रिया की तन्हाई और माँ की बेटियों की सुरक्षा की मजबूरी का नतीजा था। मीनाक्षी का विवाह विच्छेद और टोटका का इस्तेमाल, तबाही का आरंभ। मेरी आंखों के सामने चाची की आंखें खुल चुकी थीं। उनकी बहू रोका ने उन्हें सारे सबक याद करवा दिए थे जो वह भूल गई थीं। अब वह तन्हाई और पछतावे में थीं। एक दिन मीनाक्षी हमसे मिलने घर आई। वह माँ के गले लगकर रो रही थी और कह रही थी, अब मुझे वापस नहीं जाना। मेरी सास बहुत चालाक औरत है। मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया है। वह मुझसे लड़ता है। माँ ने समझाया कि घर सब्र और बर्दाश्त से बसते हैं। अक्लमंदी से काम लो, मोहब्बत से पति का दिल जीतने की कोशिश करो। उस दिन मेरी माँ खुद साथ गईं और मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़कर आईं, लेकिन उनका दिल संतुष्ट नहीं था। वापसी पर मेरी माँ बहुत परेशान थीं और कहने लगीं, शुक्र है तुम्हारा, रिश्ता अपना में हो गया है। मैं अकेली औरत कहाँ घरों से अपनी बेटियों के खातिर लड़ती फिरती। लेकिन किसे पता था कि आने वाले दिन क्या रंग लाने वाले हैं। कुछ दिन बाद मीनाक्षी फिर घर आ गई और बताया कि उसे विवाह विच्छेद, तलाक हो गया है। उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर ऐसा किया था। मीनाक्षी बहुत दुखी और खामोश रहने लगी थी। उसके अंदर की टूट फूट उसकी आंखों से जाहिर होती थी। वह रोज कहीं जाती और शाम गए लौटती। एक दिन घर से बाहर गई और जब वापस आई तो हाथों में बहुत सारी अगरबत्तियां थीं। वह रोज एक अगरबत्ती जलाकर मुट्ठी में दबाती। ऐसा करते सिर्फ 3 दिन हुए थे कि मैंने उससे पूछा तो उसने कहा उसे अपने ससुराल को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मैंने उसे मना किया कि यह कर्म और टोटका करने वाली पाप में पड़ जाती हैं। भगवान को यह पसंद नहीं, लेकिन उसने हंसकर मेरी बात टाल दी। अप्रत्याशित विवाह और हंगामा, सारम और मीनाक्षी का नया रिश्ता। एक दिन हम सब हैरान रह गए जब उसका पहला पति उसके पांवों में गिर गया और साथ चलने का कहने लगा। विवाह विच्छेद हो चुका था, लेकिन उसने कहा कि मैंने तलाक नहीं दी थी, मैं गुस्से में था और अब वापस आना चाहता हूं। माँ ने भी कहा, चलो एक कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारा घर बन जाए। मीनाक्षी का टोटका अपना रंग दिखा रहा था। हम सब संतुष्ट थे कि चलो मीनाक्षी का मसला हल हो गया, लेकिन यह हमारी कच्ची समझ थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि मीनाक्षी घर आई और बताया कि वह अपनी पसंद से आज ही विवाह करना चाहती है। सब हैरान हुए। माँ ने कहा, इसने विवाह को तमाशा बनाकर रख दिया है। आखिर यह चाहती क्या है? उसने कहा, उसका इस अशिक्षित व्यक्ति के साथ गुजारा नहीं। माँ ने उसकी बात मान ली, लेकिन जान निकल गई जब किसी और दूल्हे की जगह सारम ने सहमति दी। सब तो हैरान रह गए जब पता चला कि सारम ने मीनाक्षी से दूसरी शादी कर ली है। वह दोनों चोरी छिपे विवाह करके वहां से निकल जाने वाले थे। दरअसल मीनाक्षी टोटके के बलबूते पर अब सारम को पसंद करने लगी थी और सारम भी उसकी मजलूमियत और मजबूरी से प्रभावित होकर उसके साथ निभाने के वादे कर चुका था। सारम की पत्नी रोका ने शोर मचा दिया और सारम को गलेबान से पकड़ लिया। सारम ने उसे गुस्से में धक्का दिया। वह सीढ़ियों की रेलिंग से टकरा गई और उसके माथे पर चोट लगी। उसी वक्त रोका के भाई पता नहीं कहां से आ गए और सारम को मारना शुरू कर दिया। ताऊजी ने सारम को छुड़वाया। चाची प्रिया ने फौरन पांसा पलट दिया और कहा, मेरी बहन की वजह से मेरे बेटे पर यह दिन आया है। इसकी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ गई। इन लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया और सारम को किसी झूठे केस में जेल करवा दिया। विवाह हो चुका था और अब मीनाक्षी सारम की पत्नी थी, लेकिन चाची ने जीना हराम कर दिया था। संतान का बलिदान, एक जालिमाना सौदा। सारम की जेल से जमानत भी नहीं हो रही थी क्योंकि रोका मायके जाकर विवाह विच्छेद का नोटिस भेज चुकी थी और सारम को आर्थिक और भावनात्मक ब्लैकमेल कर रही थी। इसी दौरान मीनाक्षी गर्भवती हो गई और यह खबर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ा गई। चाची अब मीनाक्षी का बड़ा ख्याल रखने लगीं।
लेकिन इससे भी हैरत की बात यह थी कि रोका का रवैया भी बहन के साथ बड़ा अच्छा था। वह मीनाक्षी को चारपाई से कदम न उतारने देती, उसकी खुराक का ख्याल रखती। चाची प्रिया की कपटीपन और रोका की साजिश को कोई नहीं समझ सका। मीनाक्षी ने बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। जब सारम कमरे में आया और कहा, "ये बच्चा रोका को दे दो," मीनाक्षी चीखने लगी, रोते हुए कहने लगी वह अपना बच्चा नहीं देगी। लेकिन सारम ने कहा कि अगर उसने बच्चा रोका को न दिया तो वह मीनाक्षी को विवाह विच्छेद दे देगा। मेरी माँ ने बेटी का घर बचाने की आखिरी कोशिश में मीनाक्षी को समझाया, "बच्चा अपनी सौतन को दे दो। बच्चा यहीं तुम्हारी नजरों के सामने तो रहेगा। तुम उसे देख सकोगी, प्यार कर सकोगी। बच्चे को भी पता होगा कि तुम उसकी माँ हो। अगर तुमने सारम की बात न मानी तो वह तुम्हें तलाक दे देगा और बच्चा भी छीन लेगा, और तुम सारम और अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसती रहोगी। बेहतर है सब्र और समझदारी से इस बार अपना घर बचा लो। घर बार बार नहीं बनते।" मीनाक्षी ने दिल पर पत्थर रखा और बच्चा रोका की गोद में दे दिया। दरअसल रोका को मालूम हो चुका था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। उसने सारम से कहा कि अगर वह चाहता है कि रोका विवाह विच्छेद न ले तो उसकी शर्त है कि मीनाक्षी का बच्चा उसे दे दिया जाए। सारम ने यह शर्त मान ली। वह रोका से भी उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी मीनाक्षी से, और वह नहीं चाहता था कि दोनों ही उससे दूर हों। राधा और सारम की नजदीकी और सगाई का वादा। रोहन, ताऊ का बेटा, वापस आया तो बहुत कुछ बदल चुका था। मैं उसे देखकर अपने कमरे तक सीमित हो गई। पता नहीं क्यों मुझे उसके सामने जाने से उलझन हो रही थी। इन्हीं दिनों चाची ने कहा कि अब राधा और सारम की शादी कर देनी चाहिए। विवाह की तैयारियां चल रही थीं और मैंने अपनी सारी शॉपिंग उन पर छोड़ रखी थी। मैं टीवी देख रही थी जब बाहर से आते सारम को देखा। मैं जल्दी से उठी और कमरे की तरफ जाने लगी जब सारम की आवाज आई, "बात सुनो।" मैं वहीं खड़ी हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि पलट कर देखूं। सारम ने कहा, "राधा, हम कजिन्स भी हैं, बचपन साथ गुजरा है। मुझे नहीं समझ आता तुम मुझसे छिपती क्यों हो?" उसकी आंखों में एक संजीदा और सवालिया चमक थी। मैंने कहा, "मैं छिप नहीं रही, मुझे काम था इसलिए अंदर जा रही थी।" "अच्छा, क्या काम था? मुझे भी बताओ। और एक बात याद रखना, विवाह के बाद सबसे ज्यादा जरूरी पति के काम होते हैं, तो बेहतर है तुम अभी से समझ जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारे लिए मुझसे जरूरी कुछ हो।" मैंने हैरत से उसे देखा जो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। आज मेरी सगाई थी और सब कह रहे थे चांद सूरज की जोड़ी है। मैं भी अपने भाग्य पर नाजाम थी कि मेरे बराबर में बैठा व्यक्ति बहुत खास था। सारम ने मुझे पहली बार पूरी तवज्जो दी थी और मुझे मोहब्बत का एहसास होने लगा था। तभी मेरी बहन मीनाक्षी अपनी बेटी को मेरी गोद में दे गई। वह बहुत तंग कर रहा था। बच्चे ने कुछ देर बाद ही रोना शुरू कर दिया। सारम ने मुझे देखा। मैं उसे चुप करवाने के चक्कर में हलकान हो रही थी। जब उसने आगे बढ़कर उसे मुझसे ले लिया और बोला कि काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन चलो, अनुभव ही सही। मुझे जब उसकी बात समझ आई तो घूर कर उसे देखा। कहने लगा, "बच्चों को संभालने का अनुभव सीख लो, भविष्य में काम आएगा। मैं कुछ दिन में ही घर वालों से विवाह की बात करता हूँ। अब मुझे तुम्हें जल्दी ही घर लेकर आना है।" मैंने शर्म से सिर झुका लिया। सब यही चाहते थे कि कुछ दिन बाद ही फेरे हो जाए, लेकिन सारम ने कहा कि इस बार नहीं, 2 माह बाद जब वह वापस आएगा तभी विवाह करेगा। इसीलिए सिर्फ सगाई की गई थी। मैं खुश थी। जो मेरे वहम थे वह सिर्फ वहम ही थे। सारम बहुत अच्छा था। उन दिनों मुझे अजीब से एहसास से सामना था। मुझे तब पता चला प्रेम क्या होता है, दूसरे की तवज्जो हमें कैसे बदल देती है। लेकिन काश मैं समझ जाती, जिनसे मोहब्बत हो उनकी नज़रों से गिरकर हम कहीं के नहीं रहते। कुछ खूबसूरत लम्हे वक्त तौर पर आते हैं और गुजर जाते हैं। हम इतने खुशकिस्मत होते नहीं कि वह ठहर कर हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना दें। मेरी जिंदगी में भी वह चंद दिन आए और गुजर गए। मैं उस दिन शारीरिक और भावनात्मक तौर पर टूट चुकी थी। मुझे चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उस दिन मौत की दुआएं की। दिल चाहा किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं, लेकिन सोचा जो हुआ सो हुआ, इसमें मेरा कसूर नहीं था। पर अगर जानबूझकर हराम मौत मरी तो मुक्ति नहीं होगी। फिर मुझे अपने अपराधी को सजा दिलानी है। अगर गलेबान से पकड़कर हिसाब लेना था, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं ठोकरें खाती एक बड़े बंगले के पास पहुंची तो चौकीदार से कहा कि मैं 2 दिन से भूखी हूं, मुझे खाना दे दें। उसने मुझे भिखारिन समझा और अंदर से खाना लेकर आया। मैं वहीं गेट पर बैठ गई और खाने लगी। तभी गेट खुला और एक औरत बाहर निकली। मुझे देखा तो मेरी मदद के लिए मेरी तरफ आई और कुछ पैसे दिए। मुझे वह औरत अच्छी लगी। मैंने उसे कहा, "भिखारिन नहीं हूं, आप मुझे काम पर रख लें।" उसने कहा, "मैं इस बंगले की मालकिन हूं, तुम आओ मेरे साथ।" मैंने शुक्र किया कि सिर छुपाने को आसरा मिला, नहीं तो मैं कहाँ जाती। मालकिन ने दया खाकर नौकरानी रख लिया। मेरा काम मालकिन की टांगें दबाना था। मालकिन का असली चेहरा और एक नई कैद यूं टांगें दबाते हुए मुझे नींद आ जाती
और मैं वहीं मालकिन के पास सो जाती। मालकिन कहती, कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। एक दिन तबीयत ठीक न थी तो मालकिन की टांगें दबाए बिना ही सोने का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह मालकिन तो दुकानदार की माँ थी जिसकी दुकान पर मैं कभी कभार जाती थी। मैंने हैरानी से उसे देखा और वहां से भागना चाहा। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मेरे बेटे का तुम पर दिल आ गया है, बाहर भी ठोकरें खाओगी, चुप करके यहाँ मेरे बेटे की रखैल बन के रहो और सुकून से जिंदगी गुजारो। इस दुकानदार की पत्नी भी थी जो बहुत बदसूरत थी। दुकानदार की माँ ने कहा, सारी दौलत उसकी पत्नी की है, लेकिन वह खूबसूरत नहीं है। यह उसे इस पैसे और कारोबार की वजह से छोड़ नहीं सकता, और जब इसने तुम्हें देखा तो इसने कहा कि इसे इसकी पसंद की लड़की मिल गई। मैंने कहा, मुझे पाप की जिंदगी नहीं चाहिए, मैं एफक्यूर बन जाऊंगी, लेकिन मजीद यह गलती नहीं करूंगी। मैं मालकिन के पांव पड़ गई और उससे कहा कि मुझे जाने दें। उसने कहा, मुझे मेरे बेटे के गुस्से से डर लगता है, वह मुझे भी अपनी पत्नी की वजह से पहले एक दफा निकाल चुका है। अब मैं इस जिंदगी की आदी हूँ, इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। यहाँ पर सारी आसाइशें हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। जब मालकिन ने देखा मैं नहीं मान रही हूँ तो उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज न सुनी। आजादी, होश और सारम का पछतावा। मैं दुआ मांगती कि कोई इस तरफ आ जाए और मुझे जाने दे। तभी एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने कुछ देर बाद देखा, वह दरवाजा खुला था। मैंने फौरन वहां से निकल जाना चाहा और मुश्किल से वहां से निकलकर सड़क पर पहुंची। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि राह चलते लोग मुझे देख रहे थे। नंगे सिर नंगे पांव मैं फुटपाथ पर चल रही थी। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। तभी चलते चलते मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। पता नहीं किसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। सोचा यही था कि काश आंख ही ना खुलती, लेकिन मैं जिंदा थी। तब जो मैंने देखा, मैं हैरान रह गई। सारम मेरे पास खड़ा रो रहा था और मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने रोती आंखों से उसे देखा। उसने सुनने में जितनी देर कर दी थी, जब मैं बर्बाद हो गई, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे घर ले आया और कहा कि यह इसी घर में रहेगी। ये घर इसका भी इतना ही है जितना मेरा है। जिसने इसे निकालना है वह जान ले कि उसने सारम से कहा वह इस घर से चला जाए। अगर यह गई तो मैं भी चला जाऊंगा। सब खामोश हो गए। गलती का प्रायश्चित और नई शुरुआत। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मेरा कसूर है, तुमसे रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो और खुद को मुझे सौंप दो ताकि मैं प्रायश्चित कर सकूं अपनी गलती का। उसने मेरे अपराधी को सजा दिलवाई और मुझसे विवाह कर लिया। उस दिन स्टेज पर मैं उसके साथ बैठी बहुत खुश थी, और वह जो अब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मैंने सोचा ये मेरी माँ ने सारम की सूरत में मुझे भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत मिली है। मैं बहुत शुक्र करती हूँ। जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन अच्छे दिनों की उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत कम रिश्ते होते हैं जो हर हाल में हमारे साथ होते हैं।